नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी कर दूंगा। जी हां, जहर बुझे ये अल्फाज नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए। ऐसे उन्मादी और आपत्तिजनक शब्द कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जुबान से निकले हैं। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने अपने इलाके की सभा में खुद को सच्चा रहनुमा साबित करने के लिए और भी कई बातें कही। जाहिर है, चुनावी मौसम में इमरान मसूद का मकसद मजहबी आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना है, ताकि दो कौमों के बीच दुश्मनी की खाई और गहरी हो और वो चुनाव जीत जाएं। मोदी पर हमला करना उनका हक है, लेकिन अपनी सभा में मोदी को बोटी बोटी काटने का ऐलान करना उनकी उस दंगाई मानसिकता का सबूत है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम तो निंदा कर ही रहे हैं, उन्हें टिकट देने वाली पार्टी कांग्रेस भी निंदा कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ निंदा करना ही कांग्रेस के लिए काफी है? 5 साल पहले जब पीलीभीत में बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी ने ऐसे ही उन्मादी बयान दिए थे तो कांग्रेस हमलावर थी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि वरुण को गीता पढ़नी चाहिए। राहुल ने कहा था वो उनके बयान से हैरान है। कांग्रेस चाहती थी उनकी उम्मीदवारी रद्द हो, लेकिन वही कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के भड़काऊ बयान पर चुप है। कांग्रेस नेताओं ने आज इमरान मसूद को अपनी सीमा में रहने की नसीहत देकर लगभग माफी कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने क्यों दी मोदी की हत्या की धमकी? उन्मादी बयान देने वाले इमरान मसूद का टिकट क्यों नहीं काटती कांग्रेस? और क्या चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद भड़काकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है पार्टियां? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए इमरान मसूद ने क्या कहा। ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। तो मोदी को ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे छुट्टी। दुबली पतली कदकाठी में नरेंद्र मोदी के लिए जुबान से धारा प्रवाह जहरीली भाषा निकालने वाले कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने तो चुनावी राजनीति की भड़काऊ रवायतों का नया कीर्तिमान ही बना डाला। सहारनपुर के चौराहे पर खड़े होकर सरेआम मोदी को मारने की धमकी दे दी। ओछी शब्दावली में बाहुबल का प्रदर्शन किया और लगने लगे जिंदाबाद के नारे। यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे छुट्टी। इमरान मसूद के कंटीले शब्दों ने सियासत के शब्दकोश में हथियार की शक्ल लेकर चुनावी फिजाओं को प्रदूषित किया। खबर बनी, निंदा हुई, तभी खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने में जुटे इमरान की एक सफाई भी आ गई। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार खलनायक बताकर मोदी पर थोड़ा एहसान कर दिया मसूद साहब ने। तो मैं इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ही नहीं करता। मुझे नहीं पता कि मोदी के खिलाफ जहाँ तक बोलने की बात है, मोदी के खिलाफ तो बोलूंगा। मोदी तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा खलनायक अगर कोई है तो मोदी है। परिचय यह है इमरान मसूद का कि वो कांग्रेस के पुराने नेता रशीद मसूद के भतीजे हैं। रशीद साहब जेल गए तो भतीजे को सियासत की विरासत मिल गई। खैर, इस भड़काऊ वीडियो के आधार पर इमरान के खिलाफ देवबंद थाने में केस दर्ज हो गया। चुनाव आयोग ने भाषण का ब्यौरा भी मांग लिया है, लेकिन तब तक बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ हमले के लिए पर्याप्त बारूद मिल चुका था। कांग्रेस के पास भी अपने उम्मीदवार की भाषा की मुखालफत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये अशोभनीय है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो इस तरीके के धमकी भरे आवेश में धमकियां देते हैं, उनको तो जेल भेजना चाहिए। इमरान मसूद के जहरीले बयान पर आग बबूला बीजेपी शायद ये भूल गई कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उसके चहेते वरुण गांधी की जुबान किनके हाथ काटने को मचल रही थी और गीता पर हाथ रखकर क्या कसम खाई थी वरुण गांधी ने। अगर किसी आदमी ने के ऊपर हाथ उठाया, मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, मैं उस हाथ को काट डालूंगा। नहीं है, ये कमल का हाथ है। साल 2009 में वरुण का ये बयान तो इतना उन्मादी था कि हम उसे पूरा सुना भी नहीं सकते। बावजूद इसके पूरी बीजेपी वरुण गांधी के साथ खड़ी थी। शहादत का प्रदर्शन करने के लिए वरुण जेल भी गए और सबको याद है कि उस वक्त यूपी बीजेपी प्रभारी कलराज मिश्र पार्टी के लाडले वरुण गांधी से मिलने जेल तक पहुंच गए थे। वही बीजेपी अब जहरीली जुबान पर लंबा चौड़ा ज्ञान दे रही है। वैसे ज्यादा दिन नहीं हुए जब सलमान खुर्शीद ने भी मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। हमारा आरोप यह है कि तुम नपुंसक हो। फिर क्या गलत है अगर हम ये कहें कि हमाम में सब नंगे हैं? बस नैतिकता की किताब के पन्ने अपनी सुविधा के हिसाब से पलटे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
आपको हमने दो तस्वीरें दिखाई, दो बयान सुनाया। एक बयान 2009 का जब वरुण गांधी ने दिया था, हंगामा मचा था। एक बयान अभी का सहारनपुर के कांग्रेस उम्मीदवार का, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार कहते हैं नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काट दूंगा, और साथ में मुसलमानों की जो सामाजिक स्थिति है 42% मुस्लिम है, ये कहकर एक तरह से संकेत भी देते हैं। सवाल ये उठता है, कांग्रेस जो खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है, कांग्रेस जो वरुण गांधी की उम्मीदवारी रद्द करने की बात उन दिनों करती थी 2009 में, जब वरुण गांधी पर ऐसे इल्जाम लगे थे, बयान देने के आरोप लगे थे, वही कांग्रेस अब चुप है। वही कांग्रेस 2-3 बयान देकर माफ कर चुकी है। क्यों नहीं टिकट काटा जा सकता ऐसे उम्मीदवार का, जो उम्मीदवार इस तरह के सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करता है, धर्मनिरपेक्षता पर चोट करता है? इसी सवाल के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं अनिल बंसल, वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता के संवाददाता। खासतौर से इन्हें बुलाया क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझते हैं। स्टूडियो में संबित पात्रा, मीम अफजल, कांग्रेस प्रवक्ता, रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से। मीम अफजल साहब, आप तो संजीदा नेता हैं, अक्सर हम आप डिबेट करते हैं। हमने सुना है जो आपके नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है बोटी बोटी काट देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के 2-3 नेताओं ने कहा कि ये भाषा अशोभनीय है, इस अशोभनीय भाषा को किसी ढंग से इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हम मान लें कि बस इतना आपने कह दिया, ये राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया और उसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए, हम लोग इस पर बात ना करें। देखिए, सुबह को आपने सबसे पहले शायद मेरा ही रिएक्शन लिया था और मैंने जो मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरा किया और कोशिश की इमरान मसूद से बात करने की, वो नहीं हो सकी। और मैं जानना चाहता था कि उन्होंने एग्जैक्टली कब कहा, कहां पर कहा, क्या कहा। मैं आपको बताता हूं मीम अफजल साहब, मुझे हैरत है कि इमरान मसूद आपके उम्मीदवार है और आपकी बात नहीं हो पाई। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उनसे 4 बजे हमने फोन पर बातचीत की, 10 मिनट तक बातचीत की। वो बातचीत भी हमने न्यूज 24 पर दिखाया। उस बातचीत में जो हमेशा होता है, जब नेता फंसता है, झूठ बोलता है और कहता है हमने ऐसा नहीं ऐसा कहा, और जो उन्होंने अपने बयान को रफू किया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि बोटी बोटी काट देंगे, मैंने ये कहा कुट्टी कुट्टी कर देंगे। तो मतलब दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन उन्होंने ये बात हमसे कही अफजल साहब, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, और उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। मेरा सवाल है कि क्या हम माफ कर दें, समझ लें कि बस उन्होंने इतनी बड़ी बात की और माफी के लायक है और बात भूल जाएं? देखिए, एक बात मैं आपको कहूंगा अजीत अंजुम जी, बहुत चूंकि इस वक्त डिस्कशन बहुत सीरियस हो रहा है और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि कल कोई केस करने वाले हैं और इसके अंदर वो भी ये चाहते हैं कि इस पर, और आपने भी कहा कि शायद FIR दर्ज हो गई जी, तो कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया है वो चलेगी। जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी पूरी तरह से ये देखेगी, उस वीडियो को भी देखेगी, वो फेसबुक पर चली, कब चला। आपको ये भी पता होगा कि इमरान मसूद साहब का जो बैकग्राउंड है, हमारे यहाँ जनसत्ता के जो एक एडिटर बैठे हुए हैं, वो वेस्टर्न यूपी से अच्छी तरह नहीं, उस बैकग्राउंड पर अभी हम बात करेंगे। कहां से आपने उस बैकग्राउंड पर बात करेंगे, कहां से भाड़े का उम्मीदवार आप लेकर आए हैं और जिस पार्टी से लाए वो भी हमारे साथ बैठे, उनसे बात करेंगे अफजल साहब। लेकिन फिलहाल हम आप ही के पास आते हैं। वरुण गांधी ने जब बयान दिया था, वो बयान में हमने दिखाया। एक मिनट अफजल साहब, एक मिनट मीम अफजल। वरुण गांधी ने जब 2009 में बयान दिया था, तब प्रियंका गांधी ने कहा था, एक मिनट, प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वो गीता को ठीक से पढ़े और समझने की कोशिश करें। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है वरुण ऐसा बयान दे रहे हैं और ये बयान मुझे हैरत में डालता है। सवाल ये उठता है, वही राहुल गांधी पार्टी के हाईकमान है और वो राहुल गांधी कल सहारनपुर में उसी इमरान मसूद के लिए रैली करने जा रहे हैं, तो पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्यों नहीं आप पहले टिकट काट दीजिए, एक संकेत तो दीजिए, एक संदेश दीजिए देश को कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे। देखिए अजीत अंजुम साहब, आप चूंकि डिबेट कर रहे हैं, सुबह आपने इस इशू को, आप चाहते हैं घंटा भर के अंदर कोई एक्शन हो जाए किसी भी पार्टी में, यहां तक कि अदालत में, पुलिस स्टेशन पर भी इस तरह से कार्रवाई नहीं होती कि 1 मिनट में कार्रवाई हो जाए। सारी चीजों की जांच जरूरी है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आप क्या जांच करेंगे? आपको पता है आपकी पार्टी के उम्मीदवार से 7 घंटे में आपकी बात नहीं हो पाई और मेरी बात हो गई, तो किस ढंग से आप जांच करेंगे और आपकी पार्टी करेगी, इससे पता चल रहा है। दलितों के बारे में भी उल्टा सीधा बोला उन्होंने। जाहिर है कि आपने रिपोर्ट दिखाई है, आपकी बात हो गई मुझसे, और मैंने भी सुबह को जो कुछ बयान दिया था वो भी आपने दिया है।
अब उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं क्यों मेरे से बात नहीं हुई और कैसे मैं बात नहीं कर सका हूं, इसकी तफसील में ना जाकर के हम मुद्दे की बात करें। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की किसी भी हिंसा को ठीक नहीं समझती। नहीं समझती, अच्छी बात है। ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल समझ। आप ये ऑन रिकॉर्ड कह भी नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान का समर्थन करती है। आपको वही कहना होगा जो आपने कहा। लेकिन मीम अफजल साहब, अगर कोई उम्मीदवार ऐसी सभा में कुछ बोलता है, हालांकि ये भी बता दूं, उन्होंने कहा ये कुछ मैंने पहले कहा है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक वो चुनाव आचार संहिता के बाद का है, और जहां कह रहे थे उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि ये वीडियो लीक होगा और चैनल पर चलेगा और इस ढंग से उन्हें सफाई देनी पड़ेगी। सवाल ये उठता है सर कि जो शख्स इस तरह से बयान दे रहा हो, इस तरह से अपने लोगों के बीच, और सुना रहा हूं 2 लाइन उन्होंने कहा है, बहुत सारे मुस्लिम थे, उन्होंने कहा है अपने साथी के लिए मार भी दूंगा, मर भी जाऊंगा, न मरने से डरता हूं न मारने से, दोनों से नहीं डरता। और मोदी के लिए गाली देते हुए उन्होंने कहा है, गाली दी है जो मैं नहीं बता सकता, उन्होंने कहा है वहां 4% मुसलमान हैं, यहाँ 42%, और यहां गाली फिर है, बोटी बोटी काट देंगे। मैं एक ही चीज पूछता हूं अफजल साहब कि कैसे इस बात को पचाकर आप सिर्फ माफी मांगकर आप चाहते हैं हम बढ़ जाएं और वो चुनाव लड़ जाएं और जीत जाएं? हम पचाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इमरान मसूद मुसलमान हैं, उनको कुरान का मुताला करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, उनकी सब समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है। चलिए अफजल साहब, आप जहीन आदमी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप संजीदगी से इससे ज्यादा क्या कहेंगे। मैं समझना चाहूंगा, पहले इनकी प्रतिक्रिया लूं उससे पहले अनिल बंसल, इस आदमी का जितना हम जानते हैं, जितना हमने समझने की कोशिश की, ये सज्जन समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी से इनका टिकट फाइनल हो गया, लेकिन रशीद मसूद के बेटे को मिला, कुछ कंफ्यूजन हुआ। नहीं, ये अजीत भाई, ये रशीद मसूद साहब के सगे भतीजे हैं। जी बिल्कुल, उनके साथ ही राजनीति करते थे, 2007 में विधायक भी रहे ये, 2012 तक। और अब आप आश्चर्य करेंगे, बेचारे मसूद साहब जिस मामले में सजा काट रहे हैं, 4 साल उनकी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वो मामला इनके सगे भाई को डॉक्टर बनाने का था। माने राजनीति ऐसे करती है कि चाचा भतीजे। अब मसूद साहब का बेटा समाजवादी पर आते हैं, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है और ये कांग्रेस के कैंडिडेट। मैं समझना चाहूंगा कि क्या इस तरह का की भाषा बोलकर, जैसे वरुण गांधी ने भी जो बात कही, उसके बाद वरुण गांधी को कितने वोट मिले और वरुण गांधी करीब 2.5 लाख 2,81,000 वोट से जीत गए थे। देखिए दिक्कत ये है अजीत जी, तो कहीं यहां भी इस तरह की बात करने से कोई फायदा होता है? निश्चित रूप से, क्योंकि यहां 1984 के बाद कांग्रेस कभी जीती नहीं है। या तो समाजवादी पार्टी जीती, बहुजन समाज पार्टी जीती, या भाजपा जीती। तो कांग्रेस को जीतना है तो वो कोई ना कोई ऐसा, कांग्रेस की नीति के खिलाफ भी चल रहे हैं, तो सीट जीतने का जहां तक सवाल है, अगर हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेंगे, क्योंकि सहारनपुर सीट पर रशीद मसूद साहब 77 में जीते, 80 में जीते, और कई बार 5 बार वो लोकसभा चुनाव वहां से जीत चुके हैं। तो ये ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है, के लिए कि मेरे चाचा के लड़के जो हैं शादान मसूद सपा के उम्मीदवार, उनके साथ मुसलमान ना जाए, मेरे साथ थोड़ा लार्जर पिक्चर में बात करें, क्योंकि पूरे देश में दर्शक होते हैं। कहीं न कहीं ये मुसलमानों में एक मोदी का डर दिखाकर उनको एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश है, जो शब्द हैं वो यही संकेत करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी भले अभी कह रही है कि जैसे बचाव की मुद्रा में है, ये सूट करता है, जितना मोदी को हम आक्रमण करेंगे मोदी पर, उतना कहना कि संबित पात्रा, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मेरे सवाल होंगे। देखिए, मेरा एक बहुत अलग प्रतिक्रिया है इसमें। मीम साहब एक सेकंड में मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। तो आप अपने टाइम पे बताइएगा मीम साहब, ये हर बार ऐसे नहीं चलेगा ना कि जब मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिनट, कि ध्रुवीकरण करने से तो आप सिर्फ मुसलमानों का वोट पाएंगे। इस देश में 80% गैर मुस्लिम है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है। चलिए, उनका वोट कहां जाएगा, हम समझाएंगे आपको कहां जाएगा और क्या करना चाहते हैं। चलिए संबित पात्रा, कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए फायदेमंद तो यह है कि आप कांग्रेस कहते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, और दिग्विजय सिंह 300 बार साल में ट्वीट करते हैं, तो सबसे पहले आप टिकट काटिए, नहीं तो कहने को आपका हक नहीं है। और अगले 2 महीने में कोई भी बीजेपी और किसी पार्टी का ऐसा उम्मीदवार भाषण देगा, चाहे शिवसैनिक चाहे बीजेपी, आपको हक नहीं है कि आप उसकी निंदा कर पाए। संबित पात्रा, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय, मैं इसमें एक बहुत अलग टेक रखता हूं। ये जो पूरा विषय दिखाया जा रहा है, ये किस प्रकार का मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए उसका विषय नहीं है। किस प्रकार से
एक असैसिनेशन का प्लॉट रचा जा रहा था और वो उजागर हो गया है। बोटी बोटी एक व्यक्ति स्पेसिफिक के लिए कहा जा रहा है। ये तो और आप नए क्लाइमेक्स पे जा रहे हैं। आप देखिए, पहली बार कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी पिछली बार। बंसल साहब, मेरे टाइम को समझने की जरूरत है। ये आप इसको नया एंगल दे रहे हैं। असैसिनेशन का प्लॉट रचा जा रहा है, इसको थोड़ा राजनीतिक सेक्रेटरी बना रहे हो उसको। आप एक मिनट मीम साहब रुक जाइए, भाजपा को रिएक्ट करने दीजिए। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को मारना चाहते हैं और मैं रिएक्ट भी ना करूं। जी जी बोलिए। मैं इसलिए प्लॉट कह रहा हूं क्योंकि पहली बार जितने भी वीडियो आप दिखाएंगे कहीं भी नहीं, आप रिएक्ट करिए, जरूर रिएक्ट करिए। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। एक मिनट बोलिए। आप जितने करना चाहिए आपको, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मसूद साहब नहीं, भीम साहब, आप देख मीम साहब, पहली बात तो है मुझे लगता है नहीं, वो अगर बोलने नहीं देंगे तो मुझे लगता है आपके मसूद साहब ने बहुत बोल दिया है। हाँ चलिए, जितने भी वीडियो दिखाएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं भी व्यक्ति स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम लेकर कि उसकी बोटी बोटी कर देना है। और दूसरा जो कंसर्न का विषय है, ये अगर कोई टेररिस्ट कह रहा होता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उससे वही हम एक्सपेक्ट करते। ये सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी, 2 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा कह रहा है। तीसरा विषय 4% और 42%, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से डिवाइडेड डेमोग्राफी की ओर हिंदुस्तान बढ़ रहा है। एक और नरेंद्र मोदी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं और एक और कांग्रेस कह रही है लेट अस डिवाइड द डेमोग्राफी। बिल्कुल, किस प्रकार की बात है? तो चलिए, इसकी आप निंदा करते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न यूपी को समझते हैं। आपने सुना होगा कि संगीत सोम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह का वीडियो सर्कुलेट उन दिनों किया गया था। और आप जानते होंगे कि आपके जो 3 विधायक हैं जिन पर दंगों के आरोप लगे, हुकुम सिंह से लेकर और कुंवर भारतेंदु सिंह से लेकर संजीव बलियान, उनको टिकट दिया गया। तीनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों लड़ रहे हैं। 3 को टिकट दिया गया, कैराना से, बिजनौर से और मुजफ्फरनगर से। सवाल उठता है कि ठीक है, आप यहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन हमाम में सब नंगे। मैं उत्तर दूंगा इसके, बिल्कुल इजीली दूंगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है, मैं थोड़ा और आगे भी जानता हूं कि एक एसआईटी बना था स्टेट गवर्नमेंट का। एक सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हमारे अंडर कोई एसआईटी नहीं बनेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का एसआईटी बना था, मुझे लगता है वो रिपोर्ट आपने भी पढ़ा होगा, उसमें 10 नेताओं का नाम आया है जो जुडिशियल बॉडी ने कहा है। उसमें कहीं भी जिन लोगों का नाम अभी आपने जिक्र किया वो नाम नहीं है। हाँ, कांग्रेस से सईदुज्जमा का नाम है, बीएसपी से कादिर राणा का नाम है, 4 विधायकों का और भी नाम है, मगर इन लोगों का नाम नहीं है। आपके संगीत सोम का नाम भी है? नहीं है। आप प्लीज अभी बोलेंगे तो मैं रिपोर्ट अभी लाके दिखा दूंगा। और दूसरा विषय मैं आपको ये भी स्पष्टीकरण दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस, अभी तो जजमेंट आना है, जो ऑब्जर्वेशंस 3 दिन पहले दिए थे, उसमें कहा है कि जो फॉल्स एफआईआर लॉन्च किए गए हैं उसको आप हटाइए, ये नहीं चलेगा। और अजीत साहब, एक साथ मैं करेक्ट कर दूं आपको कि जो सोम साहब पे केस चल रहा है वो भड़काऊ भाषण का नहीं चल रहा है। सोम साहब वीडियोस, बस आपने दोनों कहा ज्यादा नहीं, और का वीडियो आप सुनिए अजीत साहब, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कोर्ट में सरकार वो तथ्य दिखा नहीं पाई, वो वीडियो, और इसीलिए उन्हें बेल मिला, क्योंकि वहां पे था ही नहीं वो वीडियो। आपको पता है कि वरुण गांधी ने जब भाषण दिया, वरुण गांधी ने जो बात की, एनएसए लगाया, मायावती ने वो गलत किया, अलग बात है, लेकिन वरुण गांधी के मामले में भी जो विटनेस थे, एसपी डीएम सब हॉस्टाइल हो गए, 40 लोग, और वरुण गांधी छूट गए, क्योंकि वहां भी सरकार और कहीं न कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी, वरुण गांधी को एक तरह से निकलने दिया गया। पहली बात। और एक मिनट, और वरुण गांधी ने जब आरोप वरुण गांधी पर लगे और जो भाषण दिया ऑन रिकॉर्ड है, तब बीजेपी के नेता कलराज मिश्रा वहां जेल तक गए थे, हजारों लोग वहां खड़े थे। तो बीजेपी भी उस समय उस माहौल को इनकैश कर रही थी, और वो नतीजा है कि वरुण गांधी को 4,19,000 वोट मिले। तो यहां ये नहीं कह सकते कि वो पोलराइज कर रहे, वो नहीं कर रहे। नहीं, वरुण गांधी के बयान की बीजेपी ने कभी ऑफिशियली निंदा भी नहीं की, खंडन भी नहीं किया। वरुण गांधी ने उस पर माफी भी नहीं मांगी। लगता है मुझे उत्तर दे देना चाहिए, 2 एंकर रहेंगे तो मुझे मुश्किल होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वरुण गांधी जी का एनएसए सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। ये आपको एनएसए की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है एनएसए। और वरुण गांधी जी को क्लीन चिट कोर्ट ने दिया है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। और वो स्टिंग ऑपरेशन मुझे एक चैनल ने किया जिसमें 44 गवाह हॉस्टाइल हो गए। वो जो स्टिंग ऑपरेशन, मैं बता दूं, स्टिंग ऑपरेशन जो करता धरता है वो आजकल गोवा में छुट्टी मना रहे हैं, ये भी आपको पता है। तो हमें इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है। वरुण गांधी ने जो कहा कि मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, हिंदुओं के हाथ का, हिंदू पर जो बोलेगा हाथ काट दूंगा, आप जस्टिफाई करते हैं आज? उन्होंने कहा, जब कोर्ट, देखिए संबित पात्रा कौन है, जब कोर्ट कह रही है नहीं कहा तो मैं क्यों कहूंगा? नहीं कहा। कोर्ट में जो विटनेस था और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसने बयान नहीं दिया, उसने कहा मेरे पास वो सीडी नहीं है जो सीडी चैनलों पर चल रही है। उनके पास नहीं है तो मेरे पास कहां से होगी? थोड़ा तथ्य करेक्ट करिए। रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी से ही इंपोर्ट किया है कांग्रेस ने इन सज्जन को, इमरान मसूद को। आप टिकट देने वाले थे,
और आपने टिकट नहीं दिया और उसके बाद इंपोर्ट करके कांग्रेस में आ गए और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आप सुन रहे हैं। आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं रविदास मल्होत्रा। इमरान मसूद का, चूंकि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, जो कुछ कहा है उसके बारे में। रविदास मल्होत्रा। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव के समय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत निंदनीय है। अगर हमारी पार्टी के प्रत्याशी होते और ऐसी बात कही होती तो उनका टिकट कट गया होता। दूसरी बात यह है कि आज जो इन नेता या दल के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, चूंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं और मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। आज यूपीए की सरकार फेल हो गई है, महंगाई, बेरोजगारी। अरे आप छोड़िए, आप टिकट किसका काट रहे हैं, टिकट किसको दे रहे हैं रविदास मल्होत्रा, बांटने के लिए और क्या भूमिका रही मुजफ्फरनगर में, और कैसे वहां सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए तमाम कोशिशें हो रही है। आप कोई दूध के धुले नहीं है। आप ये मत कहिए जो कह रहे हैं आप सहमत हैं। जरा सुनते आजम खान साहब ने खुद ही बयान दिया है कल मुजफ्फरनगर में अफसरों ने हमारी सुनी नहीं, जबकि आरोप ये था कि आजम खान साहब के दबाव में अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। राज्य सरकार की विफलता उन्होंने कहा ऑपरेशन है। आप दंगे के बारे में अलग से बात कर लीजिएगा। आज बात ये हो रही है, अच्छा उस पर स्टिंग ऑपरेशन है, उनको ठीक लगा का इस्तेमाल किया क्योंकि आजम खान पर स्टिंग ऑपरेशन इसका हवाला तुरंत दिए, गोवा वाले मित्र ने नहीं किया। चलिए, और चुनाव आयोग को चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई करे। चुनाव आयोग को चाहिए इस पर कार्रवाई करे। चुनाव चाहिए कि उनका टिकट कैंसिल करा जाए, उनको चुनाव लड़ने के अधिकार से रोका जाए। मीम अफजल साहब, जो मेहरोत्रा साहब, आपके अमीर आलम साहब भी दंगों में थे। नहीं है आपके अमीन आलम भी दंगों में थे, जिसका बेटा विधायक है अभी, वो भी आपकी पार्टी में है। लेकिन चलिए दंगों से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं। मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब बारे में अगर बात करनी है तो आप बात कर लीजिएगा, लेकिन दंगों में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, वो गिरफ्तार होगा, उसको दंड मिलेगा। चलिए दंगों से हम बाहर निकलते हैं। अभी तक तो एक तथ्य तो पता होगा, एक मिनट संबित पात्रा, एक तथ्य तो पता होगा कि वरुण गांधी इस पर नहीं, लेकिन फिर हम दंगे पे बहस करने लगे। आपको ये तथ्य तो पता होगा कि वरुण गांधी के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी से अपील की थी कि उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। ये पता है आपको? नहीं, देखिए मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं फैक्ट्स पे उत्तर दे रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हिंदुस्तान के जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर उसने कुछ कहा है, जुडिशियल सिस्टम ने बाद में कहा, उसके पहले चुनाव आयोग ने कहा, और आपने उन तमाम सलाहों को आपने माना नहीं, क्योंकि आपके वरुण गांधी थे और 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ जेल पर चले गए थे। बिल्कुल, देखिए जेल तक तो गए, हमने कम से कम ये तो कहा कि आप कानून का जो रास्ता है उसे बिल्कुल अपनाइए, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसी कानून ने ये कहा कि नहीं कोई साक्ष्य नहीं है। बात की बात है प्रभु, लेकिन उसके पहले जब चुनाव आयोग ने कहा था उनकी सदस्यता रद्द की जाए, बीजेपी से अपील की थी, आप चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा रद्द की जाए, नहीं कही, उनके कैंसिल किया जाए, उन्हें चुनाव उम्मीदवार न बनाया जाए। एक सजेशन दिया गया था, तो जिसको बीजेपी ने कहा था सजेशन ही देता ना चुनाव आयोग आदेश तो नहीं देता ना। हमने कहा टिकट वितरण सेंटर चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। हमने इसमें कहा था कि जो कानून कहेगी उसी के अंतर्गत काम करेंगे। हमने कानून को फेस किया और क्लीन चिट के साथ आज खड़े हैं क्लीन चिट के साथ। चलिए, कम से कम कोर्ट से क्लीन चिट तो मिली वरुण गांधी को, ये तो मानना पड़ेगा। मीम अफजल साहब, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, एफआईआर आज हो गया है, उसके बाद कार्रवाई तो आपको करनी होगी, और जो लीगल सिस्टम है उसमें हम जानते हैं क्या होता है। मीम अफजल साहब, आपको नहीं लगता है कि ऐसे मामले में एक मिसाल कायम करनी चाहिए, एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करके, ताकि एक मैसेज जाए कि आप इस तरह के हमले करते हैं, अगर सांप्रदायिक आधार पर दो कौमों को बांटने की कोशिश करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष पर ऐसी बातें करते हैं, तो पार्टी कबूल नहीं करेगी। कम से कम कोई मिसाल तो कायम करिए मीम अफजल साहब। अजीत अंजुम साहब, अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा अगर ध्यान से सुने तो मैं कोई बुनियादी बात कहना चाहता हूं आपसे। अभी आपने बात सुनी, मुलायम सिंह जी ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था और कहा था कत्लेआम करने वाले वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा था। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ब्रेक पर जाना है, फिर हम दंगों पर बात करने लगेंगे। मेरे सवाल का जवाब, वही सवाल का जवाब आपने कहा था। नहीं, फिर हम किसी और विषय पर जाएंगे। एक मिनट, मेरे सवाल का मीम अफजल साहब, चलिए ब्रेक पर जाना हमारी मजबूरी है। ब्रेक के बाद इसी सवाल से हम वापस लौटेंगे कि कांग्रेस क्यों नहीं करती कार्रवाई। अगर कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करती है तो कांग्रेस मिसाल कायम क्यों नहीं करती है? मिसाल की शुरुआत एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने से क्यों नहीं होती है? क्योंकि कल उसी इलाके में राहुल गांधी की रैली है, उसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने जाएंगे राहुल गांधी।
सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद ने एक सभा में तमाम तरह की आपत्तिजनक बातें कहते हुए नरेंद्र मोदी के लिए यह कहा कि बोटी बोटी काट दूंगा। साथ में और बहुत सारी बातें कही, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप है। राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं। कांग्रेस के 2-3 नेताओं का यह बयान कि अशोभनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं, भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए हमारे उम्मीदवारों को। बात क्या यहीं खत्म हो जानी चाहिए। सवाल यही है कि कांग्रेस क्यों नहीं कार्रवाई करती, और सवाल ये चुप क्यों है राहुल गांधी। इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में संबित पात्रा, अनिल बंसल, मीम अफजल और रविदास मल्होत्रा। मीम अफजल साहब, मैं ये सवाल जानना चाहता हूं कि अगर ये बयान, जो बयान आपके उम्मीदवार ने नरेंद्र मोदी के लिए दिया है और कैमरे पर है इसलिए झुठलाया नहीं जा सकता, यही बयान अगर किसी बीजेपी के उम्मीदवार ने राहुल गांधी या आपकी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के लिए दिया होता, तो क्या आपका यही रवैया होता? अगर बीजेपी बाद में कहती अशोभनीय है, हम निंदा करते हैं। बिल्कुल हमारा वही रवैया होता जो आप कह रहे हैं, जो सच्ची बात है वही कही जाती। लेकिन मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस तरह की चीजों पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया और आज भी नहीं लेंगे। इसीलिए आप नहीं लेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपको ये जरूर समझना चाहिए। सुन लीजिए, मैंने अजीत जी, अगर आप मेरे मुंह में बात डालें तो बात दूसरी है। जी जी बोलिए। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं तो शायद आपको बात बुरा नहीं लगेगा। मेरा कहना यह है कि मैंने कहा है कि इसको देखा जाएगा, क्या ये एग्जैक्टली किस वक्त कहा गया, कब कहा गया, क्या हालात थे, क्यों कहा गया, ये सब इसका पूरा संज्ञान लेने के बाद। एक मिनट हालात बताता हूं। मैं इस वक्त हालात बताता हूं सर। वहां मस्जिद में कोई अजान नहीं हो रहा था, कोई जुमे की नमाज नहीं थी, कोई धार्मिक संगत नहीं थी। वहां पे कुछ लोग थे, वो कैमरे पर हैं, और किसी भी स्थिति में कहीं भी, चाहे नमाज के दौरान कहीं भी, अगर कोई आदमी कहता है कि मैं मरने मारने के लिए तैयार हूं, अपने भाई के लिए सर कटा लूंगा, मर जाऊंगा, और उसके बाद साथ में ये कहता है कि 42% यहां मुसलमान है, गुजरात नहीं बन सकता और मैं बोटी बोटी काट दूंगा, और नरेंद्र मोदी अपने को क्या समझता है, साथ में गाली, तो क्या पहले हालात देखेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे कि ये हालात है तो बोला तो सही है? देखिए, मैंने कहा इसके लिए कानूनी रास्ता भी है और दूसरे तरीके भी हैं। जो उस वक्त ठीक समझा जाएगा उसको किया जाएगा, लेकिन टेलीविजन की बहस में मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। नहीं तो हम ये मान लें कि ये भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक फैसला नहीं किया। अरे आपने देखा उस तरह के लोगों ने जिस तरह के बयान दिए, चैनल में वो मोदी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं, 4 लाख वोटों से जीतते हैं। आप खुद फरमा रहे हैं मीम साहब, 4 लाख वोटों से जीतते हैं वो। 10 वर्षों तक मोदी जी का 4 लाख वोटों से क्या किया है सबने देखा है। जरा सोचने का सवाल है। आज जो है फैसला नहीं कर सकते हैं। और मीम साहब बताइए, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि मसूद जी मुसलमान है तो कुरान पढ़ के जान जाएंगे। आप ये बताइए, कांग्रेस कुरान नहीं पढ़ सकती क्या? आप जो लिखा है कुरान में उसी हिसाब से आप करिए। नहीं है, हम लोगों की औकात सिर्फ बहस करने की है। नहीं, आपकी होगी, हमारी नहीं है। हमारी औकात सच के साथ खड़े होने की है, केवल बहस करने की नहीं है। मीम साहब, आप मेरे बड़े हैं। बिल्कुल नहीं है, आपकी सच के साथ खड़े होने की औकात नहीं है आपकी। बार बार ये साबित हुआ है। वरना ये बता दीजिए, एक शख्स को तो कहा जा रहा बोटी बोटी करना। गुजरात के अंदर कितने लोगों की बोटी बोटी कर दी गई, कितने लोगों को सजा दी गई, बताइए तो सही। आप शांत हो गए तो मैं बताता हूं इसका उत्तर। मैं गुजरात पर अभी डिबेट नहीं करता। इसका उत्तर दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका उत्तर दिया हुआ है। लेकिन मैं गुजरात पर डिबेट अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि गुजरात ला ही नहीं रहा हूं। लेकिन गुजरात पर इनसे पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला मैं कह रहा हूं, नरेंद्र सुप्रीम कोर्ट का हवाला दोगे तो मैं कह रहा हूं कानून अपना काम करेगा, कर रही है इसका कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें क्या बात है। आप बताइए मीम साहब, आप समर्थन कर रहे हैं बोटी बोटी करने का? कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। फिर आप निगाह झुका के कोई समर्थन नहीं कर मांगिए। ये हमने कहा 2002 के खिलाफ है, 84 में क्या हुआ, कहा कि जबान के खिलाफ है, पता चल जाएगा। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो फिर माफी सही मशवरा दे रहे हैं। बोलने की आवश्यकता क्या है? जो मुसलमान कुरान समझ करके बात नहीं करेगा, अगर वो नहीं समझ रहा है तो कांग्रेस तो समझ सकती है कुरान की जबान। बस यही सवाल, एक मिनट। और जो गीता को समझकर बात नहीं करेगा वो उस तरह की बात कर सकता है जो वरुण गांधी ने की है। नहीं, वरुण गांधी ने किसी को मारने का प्लान नहीं बनाया है। वरुण गांधी ने कहा जो हिंदुओं पर कोई हाथ उठाएगा उसका हाथ काट देंगे। लेकिन एक मिनट,
कानून से हाथ कर ली। अरे कानून ने हाथ काटने वाले के लिए कुछ कर दिया क्या? एक मिनट देखिए, फिर ये इस देश में जो कानून चलता है उसके बारे में ज्यादा बोलने के, मैं उसको जवाब देता हूं। मीम अफजल साहब, एक मिनट। मीम अफजल साहब, सवाल उठता है जब वरुण गांधी ने ये बयान दिया था इस तरह का, मीम अफजल से बहस कर लीजिए। मीम अफजल, जब वरुण गांधी ने बयान दिया था तो मैंने आपको सुनाया कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, प्रियंका गांधी ने कहा था उन्हें गीता पढ़नी चाहिए और समझदारी बढ़ानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा उन्हें यकीन नहीं वरुण ऐसे बयान दे रहे, और कांग्रेस नेताओं की कतार थी बयान देने को लेकर। आप सब चाहते थे कि उनकी उम्मीदवारी रद्द हो, तो अगर उस समय आप चाहते थे कि वरुण गांधी की उम्मीदवारी रद्द हो, तो आपके उम्मीदवार ने अगर कहा कि हम बोटी बोटी काट देंगे, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, पता करेंगे, किस हालात में बोला, ये सब देखेंगे? तो ये तो हिपोक्रेसी है। सुबह से चैनल पर चल रहा है और आपको पता ही नहीं, आप सारे नेता ट्विटर पर है। चैनल पर कोई रिपोर्ट छपे और शाम को एक्शन ले लिया जाए उस पर। सर जी, मैं आपको अभी 1 घंटे के अंदर आपको वीडियो भेज देता हूं, इसे यूट्यूब पर मौजूद है, तो आप कब इन्वेस्टिगेट करके एक्शन ले सकते हैं? चलिए मियाद तय कर दीजिए। वो हमारे पास, हम उसको, वो जो जरूरी कार्रवाई है उस सिलसिले में की जा रही है, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो जरूरी कार्रवाई को माला पहनाया जा रहा है, उनको शाबाशी दी जा रही है। मीम अफजल साहब, जरूरी कार्रवाई आप कब करेंगे पता नहीं। अरे शाबाशी क्या, आप तो मोदी की सभा में गार्लैंडिंग कर रहे थे जिन लोगों ने दंगे कराए। किसने कहा? किसने कहा दंगे कराए? आप एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ के आइए, आप प्रवक्ता हैं, आपने कहा ना अभी हमारी औकात केवल डिस्कशन की है। एसआईटी नहीं, स्टेट की भी एसआईटी है। मीम साहब, स्टेट की भी एसआईटी बनी थी। एक हफ्ते पहले उसकी रिपोर्ट आइए, पढ़ के आइए। मर गए, आप बात कर रहे हो, यहाँ पर खड़े होकर के डिफेंड करते हो। डिफेंड कर रहे हैं आपके सही ऑडियो बंद करूंगा, मत करिए। मीम अफजल साहब, मीम साहब का ऑडियो बंद करिए। ये झूठ। अरे मीम अफजल, एक मिनट, संबित पात्रा। मीम अफजल, कूल डाउन। मैं पानी पीता हूं, 5 सेकंड है, मैं पानी पीता हूं, आप भी ठंडे चाय पीता हूं, चाय पे चर्चा करेंगे। कूल डाउन अफजल साहब, 5 सेकंड। अजीत रंजन साहब, अब मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि एकतरफा कभी भी गाड़ी नहीं चला करती है। बिल्कुल सही कहा। गुजरात के अंदर जो हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर जो हुआ, उसके बाद आप माइनॉरिटीज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं बुनियादी तौर पर। ये बात मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं। मैं किसी हालत में इमरान मसूद को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा। मीम अफजल, 1 मिनट, आप लेकिन कानून एक होना चाहिए सबके लिए। सबके लिए, सही कह रहे हैं आप। 30 सेकंड वक्त है। कानून के तहत चलना है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए उसके खिलाफ। मीम अफजल, 30 सेकंड आप, और उसके बाद बात करिएगा। 1 मिनट, जैसे वरुण गांधी के बारे में बात। कूल डाउन। एक सवाल सुनिए मीम अफजल साहब, आपने खुद कहा एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो अगर वरुण गांधी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग कांग्रेस नेताओं ने की थी 2009 में, और आपकी पार्टी के नेता ने कहा नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काट देंगे, वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, मुझे बताइए। तो फिर आपका स्टैंड चेंज क्यों हो रहा है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मुझे लगता है आप कहीं बढ़ेंगे नहीं। नहीं, बाकी लोगों से भी। अरे छोड़िए, अब आप क्या कहना चाहते हैं? एक्यूज करेंगे, दूसरे लोग बात करेंगे जिसको 4.5 लाख वोट मिलेगा। आप बेनी प्रसाद वर्मा जी के बारे में भी बताइए। उन्होंने भी कहा है कि 2002 जो हुआ था उसके लिए नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक होगा, तो ये होना चाहिए। वो यूनियन मिनिस्टर है। क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है? क्या रच रहे हैं आप लोग प्लान? ये प्लान उजागर करके बताइए देश को। चलिए, अब जरा आपने अपनी बात कह दी। अब हम मीम अफजल साहब, आप शांत रहिए, जरा 2 मेहमानों से और बात करते हैं। आपकी तरह प्लानिंग करना हम नहीं जानते जो गुजरात में एक डिसिप्लिन हो गया ना। अब थोड़ा इनसे भी बात करें, नहीं तो लगेगा 1 to 1 आप ही लोग करें, मैं भी चला जाता हूं स्टूडियो से, आप दोनों कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों में क्षमता है, 2 घंटे कर सकते हैं, और आप में तो जबरदस्त क्षमता है। चलिए, अनिल बंसल साहब, आपने ये सुना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, बयानबाजियां वरुण गांधी ने भी की, बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप लगे, एनएसए लगा, जेल से बाहर आए संगीत सोम, तमाम चीजें, और उसके बाद ये सब। आप इसको उस परिदृश्य में देखिए कि चुनाव के पहले इसका क्या मतलब है और क्या इससे फायदा होता है? अजीत भाई, आप समझते हैं कि कांग्रेस जो है वो धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी अलंबरदार रही है इस देश में, तो कम से कम मीम भाई को यह कहने का अधिकार नहीं है कि भाजपा ऐसा करती है, सपा ऐसा करती है, बसपा ऐसा करती है। कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो ये सबसे ज्यादा गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि कांग्रेस ही धर्मनिरपेक्षता की दुहाई हमेशा से देती रही है और कहती रही धर्मनिरपेक्षता के लिए हम कुछ भी कुर्बान करेंगे। ये कांग्रेस का लेकिन इससे फायदा होता है क्या? मैं ये समझना चाहूंगा। मीम अफजल साहब ने एक बात ठीक कही कि ध्रुवीकरण से कांग्रेस को नुकसान होता है, लेकिन आज यूपी की जो परिस्थितियां हैं उनमें मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है। अगर डायरेक्ट मुकाबला होता है, जैसा कि अतीत में हो चुका है, पहले राम लहर में बीजेपी फायदा
फायदा उठाती रही, वो आज परिस्थिति नहीं तो है। ये भी मान ले आज कि मुसलमान का ध्रुवीकरण अगर हो जाए, सहारनपुर में 2 उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है। मैं थोड़ा सहारनपुर से बाहर निकलूं, सहारनपुर से बाहर निकलूं। सुनिए, अगर ये तो एक वीडियो आया इसलिए हम एक की बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, चाहे हो सकता है कुछ जगह बीजेपी हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, हिंदू, अपनी सभाओं में ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे होंगे प्रोवोकेटिव। देखिए, आपने देखा कि जब वरुण गांधी को गिरफ्तार किया गया, वो जेल गए, रासुका लगा, इससे उनको फायदा हुआ, वो हीरो बने और 2,81,000 वोट से जीते। हाँ, इसके बाद अब जो आज जो ट्रेंड हो गया राजनीति में, आज कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार कल तक सभा में था वो आज कांग्रेस में है, जो कांग्रेस में था वो भाजपा में है, जो भाजपा में था वो बसपा में है। ये एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है और आजकल एक्सचेंज प्रोग्राम काफी चल रहा है। आपको ताजा स्थिति बता दें, साबिर अली जो गालियां देते रहे हैं, जो मोदी की आलोचना करते रहे हैं लगातार, हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों ने देखा होगा कम से कम 30-40 बार पिछले 2 सालों में, वो साबिर अली, आदरणीय साबिर अली आज बीजेपी में शामिल हो गए। माला पहना, गुलदस्ते मिले, मिठाई खाई और उन्होंने कह दिया देश भर में पगड़ी पहनकर मोदी का प्रचार करूंगा। ताजा खबर यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा भटकल का एक दोस्त बीजेपी में आ गया। यह ट्वीट बीजेपी के भीतर से आया है, संबित पात्रा। और जेडीयू नेता ने कहा है कि दाऊद के दोस्त को ले लिया, और ऐसी बात कभी गिरिराज सिंह जो बीजेपी के नेता है उन्होंने भी कहा। तो यह भी एक तरह से पोलराइजेशन मुस्लिम वोट बैंक इसी के लिए है। नहीं, देखिए, जब आंखें खुली साबिर साहब की हम ले आए उनको, अब तो बदल गए हैं। तो किसी का भी की भी आंख खुलेगी उसको आप ले आएंगे। नहीं, देखिए परिवर्तन जिसका होता है, अगर उनके पार्टी में आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी हो गई है, जैसे कि हर पार्टी में जितने बैंक्रप्ट आपके पास आते हैं सबके लिए आपके दरबार स्वाभाविक रूप से जहां बैंक है, आइडियाज के बैंक आपने कहा उनकी वहां बैंक्रप्सी हो गई है, और हमारे पास बैंक है आइडियाज का, स्वाभाविक रूप से ये बैंक आइडियाज के साथ है। साबिर अली आपके पास आइडियाज के साथ, हमारे पास आइडियाज है, आपके पास आइडियाज की कमी है, तो इसलिए जगदम्बिका पाल, साबिर अली, रामकृपाल यादव, ये सब आइडियाज के साथ आते हैं। आइडियाज का बैंक है हमारे पास। आइडियाज का बैंक है। रविदास मल्होत्रा जी, आपने सुना बहुत देर से, रविदास मल्होत्रा जी, यूपी में सरकार आपकी है। मुलायम सिंह को किसी जमाने में 90s में मौलाना मुलायम कहा जाता था, मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा। दंगा हुआ और जिम्मेदारी सरकार की थी, ये हम अब नहीं कह रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा आपके मुंह पर तमाचा है और एक तरह से सरकार के मुंह पर कालिक है, और सरकार के मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद। आप अपनी जगह टिके हैं और बातें ये कर रहे हैं कि आपका कोई उम्मीदवार हो तो आप टिकट ना दें, आप उसको उम्मीदवार ना दें, लेकिन ये जो शख्स है ये आप ही की पार्टी से आए हैं, तो मिजाज इनका वही है जो आपकी पार्टी में था। रविदास मल्होत्रा, देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रदेश सरकार जो जांच कर रही है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है और सीबीआई जांच नहीं कराएगी। अब प्रदेश सरकार जांच करा रही है, उस जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है? आपने अपने मतलब का आप अपने मतलब का चीज पर चीज निकाला, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई राज्य सरकार की नाकामी और शर्मिंदगी जताई। कैसे है रविदास मल्होत्रा, आप उस जजमेंट से वो ऑपरेशनल पार्ट पढ़ रहे हैं जो आप पर आपके मुंह पर चाटा नहीं है, जो आपको सूट कर रहा है, वो हमें आप सुना रहे हैं। शर्मिंदगी होनी चाहिए रविदास मल्होत्रा। मौलाना मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव के राज में दंगे होते हैं, सरकार की तरफ से तमाचा लगता है, और उसके बाद आप फिर वो पक्ष बता रहे हैं। जो बात मालूम है, हाँ, देखिए, कोई पक्ष नहीं कर रहे हैं हम किसी की। देखिए, जो वहां मुजफ्फरनगर के अंदर प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई हुई है, और ये बात सही है कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से, उनकी अक्षमता से, नहीं, सब प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही थी, अक्षम तो वही थे, और अखिलेश यादव तो इतने सक्षम थे कि किसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। चलिए, मुइम अफजल साहब, थोड़ी चुटकी लेने का वक्त है, आप थोड़े गुस्से में हैं, थोड़ी शांति के साथ। मीम अफजल साहब, साबिर अली साहब लगातार बीजेपी को कोसते रहे, पानी पी पी कर मोदी को, आज बीजेपी में शामिल हो गए, फूलमाला पहन लिया उन्होंने, और बहुत सारी आलोचना हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा भटकल का दोस्त आ गया, लगता है दाऊद इब्राहिम भी आ जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और इसको किस तरह से आप देखते हैं मीम अफजल साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 ही ऐसे चेहरे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। अब कोई तीसरा लेंगे तो उनको तकलीफ तो होगी, वो अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। साबिर अली साहब की अपनी तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने जो इलाज सजेस्ट किया वो ऐसा हो गया
कि आदमी मांगने गया था बुखार की दवा, कैंसर की दवाई खाने शुरू कर दी उसने। तो अब ये तो मामला आप जब भी जिस वक्त कभी चैनल पर आएंगे तब उनके आमने सामने लेकिन उनका जवाब देने की बजाय आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप भी सेलेक्टिव होकर जवाब मत दीजिए। आपकी पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, पार्टी में क्या पद है? नहीं एक मिनट, नहीं मैं बता रहा हूँ नहीं, मैं बस 30 सेकंड है, उधर बात मत करिए, मुझसे बात करिए। एंकर मैं हूँ, मीम अफजल नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी का पद क्या है पार्टी में? बहुत महत्वपूर्ण पद है। पद क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है हमारे पार्टी के। और वाइस प्रेसिडेंट ट्वीट करके कह रहे हैं कि भटकल आ गया, भटकल का दोस्त आ गया साबिर अली, और लगता है दाऊद भी आ जाएगा। नहीं, मैंने वो ट्वीट देखा नहीं अभी तक। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज चला रहे, आपको भरोसा करिए कि हम झूठ नहीं चला रहे। आप झूठ नहीं चला रहे होंगे, मगर जब तक मैं उस ट्वीट को व्यक्तिगत रूप से ना देख लूं और उस पर मैं जान नहीं, ये बहुत जरूरी है। मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नीचे चल रहा है, एक मिनट, नीचे ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। आपको मैं आप पे विश्वास करता हूं सर, और बहुत बड़ा चैनल है देश का, मैं उस पर वो सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। नीचे चल रहा है, दाऊद भी आ जाएगा, पार्टी के आज बीजेपी में शामिल हो। सुनिए नेताओं की सलाह कहां हो रही है? नहीं, प्रवक्ता के नाते मैं जब तक व्यक्तिगत रूप से इस विषय को देख न लूं, मैं किसी चलिए, मेरे पास वक्त कम है, नहीं तो मैं कहता आपको देख ले, लेकिन दर्शकों को बता दे, साबिर अली बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अब भटकल का दोस्त तो आ गया, दाऊद इब्राहिम भी आ जाएगा। बीजेपी के भीतर से आवाज आई है साबिर अली को लेकर, और ऐसी ही बात दाऊद इब्राहिम के संदर्भ में और साबिर अली के संदर्भ में केसी त्यागी ने कही। लेकिन केसी त्यागी तो चलिए विरोधी है, आवाज बीजेपी के भीतर से तो इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि जनता दल में थे साबिर अली, थे तो तब उन्होंने क्यों रखा उनको? तो इसको यह मान लीजिए कि चुनाव के मौसम में किस तरह से सांप्रदायिक आधार पर पार्टियों में एंट्री होती है, क्या ध्रुवीकरण होता है और किस पार्टी की क्या मंशा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खबर के साथ कि साबिर अली का वेलकम उनकी पार्टी में, उस पार्टी में जिस पार्टी में वो शामिल हुए, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह कहकर किया है कि भटकल का दोस्त हमारी पार्टी में आ गया है।